अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन ऑन इंडिया और फिर मैं अमेरिका की और चाइना की तरफ आऊँगा। इंडिया जो है वो पाकिस्तान ने लास्ट ईयर नवंबर में एक डॉसियर जो है वो सामने रखा था DGISPR ने और फॉरेन मिनिस्टर ने, जिसमें ये बताया गया था कि तकरीबन 88 ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो चलाए जा रहे हैं बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी के लिए, CPAC के रूट के साथ साथ दहशतगर्दी करवाने के लिए। उसमें से तकरीबन 66 कैंप्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं और उनमें मेजॉरिटी कंधार और इसके इर्द गिर्द इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। अब गिवन द फैक्ट कि तालिबान किस तरीके से आ रहे हैं, कंधार का कौंसलेट उनका खाली हो गया है, तालिबान जो है वो कंधार में लड़ाई भी चल रही थी, उसके अलावा जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ पर भारत ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, उनके 4 कौंसल खाने तो डिक्लेयर्ड मौजूद थे। हेरात में था, मज़ार शरीफ में था, जलालाबाद था, कंधार था, फिर उनकी एम्बेसी काबुल में, वो अपना स्टाफ वापस बुला रहे हैं। आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान जिसको गुज़श्ता 20 साल में पाकिस्तान की हुकूमत क्लेम करती है कि एक टेरर लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल होता रहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, डू यू थिंक कि इंडिया विल स्टिल हैव दैट लेवरेज अगर तालिबान वहाँ पर आ जाते हैं और वो फिर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस बॉर्डर को पाकिस्तान के इस्तेमाल कर सकेंगे? देखिए, भारत के कौंसलेट हो ना हो, अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी फ़ौज हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा ख़्याल है 20 साल के दौरान उन्होंने काफ़ी अपनी सरमायाकारी कर ली है, काफ़ी अपने ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको कहते हैं, स्लीपर सेल्स बना लिए हैं, वो बना लिए हैं। तो अगर तो वो चाहेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ख़राब रहेगी, काउंटर इंसर्जेंट के तौर पे, राइवल मिलिशिया के तौर पे उनको इमदाद मिलते हैं और ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते हैं। जो भी कबायली सरदार होता है, जो गैंग लीडर होता है, उसको तो $2-4 मिलियन ही चाहिए होंगे ना साल में, क्योंकि उन्होंने तो ग्राउंड तो इतने पैसा नहीं खर्च करना होता। तो लिहाजा अगर भारत 50 मिलियन $100 मिलियन खर्च करके अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को इस अंदाज़ में ख़राब रखता है कि उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे पड़ता है और उसका असर फिर चीन पे भी पड़ता है, चीन के साथ हमारी जो शराकतदारी है, तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है जो भारत अदा करेगा। अच्छा, ये इन्फ्लक्स जो है इसके बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले मुझे अमेरिका के हवाले से ज़रा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अमेरिका इस विड्रॉल को, जब पाकिस्तान ये कह रहा था, अफ़गानिस्तान की हुकूमत ये कह रही थी, दीगर ममालिक ये कह रहे थे कि आप एक रिस्पॉन्सिबल और ऑर्डरली विड्रॉल करें, उस वक्त जाएं अफ़गानिस्तान से, या ऐलान जाने का फ़ाइनल डेडलाइन उस वक्त दें जिस वक्त ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ के तकरीबन चीज़ें फ़ाइनलाइज़ कर चुके हों। एक लेटर भी लीक हुआ था सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन का, जो उन्होंने लिखा था, जिसमें एक फॉर्मूला था कि अशरफ गनी स्टेप डाउन कर जाएं, एक इंटरिम सेटअप बन जाए, कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट होने लग जाए। उस सारे मामले में अचानक एकदम से आते हैं जो बाइडन और आकर ये कहते हैं कि बस 1 मई से मैं जा रहा हूँ, और फिर बार बार सबके कहने के बावजूद ये जो मेस की सिचुएशन में अफ़गानिस्तान को छोड़कर जा रहा है अमेरिका, व्हाट कुड बी दी ऑब्जेक्टिव्स? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? हालांकि उन्होंने तो ये कहा है कि हम फोकस करना चाहते हैं चीन पे, उसके एलाइज पे, बट व्हाट एग्जैक्टली डू दे वांट टू अचीव? इससे मिलेगा क्या अमेरिका? देखिए, ये तो आप उन्हीं से पूछना पड़ेगा ना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो बज़ाहिर ये लगता है, जो ऑर्डरली या ज़िम्मेदार इनखला की बात है, क्या मज़ीद 10 साल उन्हें लगाने होंगे ज़िम्मेदार इनखला के लिए? एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई थी पिछले 3 साल में कि अफ़गान क़यादत आपस में बड़े बुरे तरीके से मुनक़सिम है, और उसमें उन्होंने जो एंटनी ब्लिंकन का जो ख़त लीक हुआ था तो लो न्यूज़ के ज़रिए, उससे भी एक बात वाज़ेह हो गई थी, एक बहुत पैगाम था सदर अशरफ गनी को कि आप थोड़ा अपने रवैये में लचक पैदा करें। वो लचक अभी तक पैदा नहीं हो सकी है। अब तो उसमें मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी जो ब्रीफिंग्स हुई वाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, अमरीकी फ़ौजी सरबराहान ने भी जो ब्रीफिंग्स की, उसमें से एक नुक्ता वाज़ेह होकर सामने आ रहा था कि अफ़गान क़यादत को मिल के कर बैठना होगा, और असल मसला अब बाहर का नहीं है, असल मसला अंदर का है, अंदरूनी इख्तलाफात का है। और जब तक इख्तलाफात नहीं ख़त्म होते, जो कि अमेरिका ने 3 साल कोशिश की ख़त्म कराने की, वो नहीं हुए हैं, लिहाजा जो बाइडन की तबीयत है उसके मुताबिक उन्होंने इसी को बेहतर समझा। अब जो नज़र आ रहा है कि अमेरिका चला जाता है, अमेरिका इसी सिचुएशन में चला जाता है, खाना जंगी खुदा न खास्ता स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हो चुकी है, लेकिन वो हो जाती है, एक सिक्योरिटी वैक्यूम, एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान जो कि ग्रेव यार्ड ऑफ सुपर पावर्स, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, कि यहाँ पर तदफीन हुई है बहुत सारी बड़ी बड़ी
सुपर पावर्स आई हैं और यहाँ पर आकर तबाह हुई हैं, इसके ऊपर सिर्फ कुछ शाहराहों के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन इफेक्टिव कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान पर कोई भी नहीं रख सका, इवन अफगान खुद नहीं रख सके। तो ये जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, आपको लगता है कि रीजनल पावर्स में से कोई जंप इन करेगा इस वैक्यूम को फिल इन करने के लिए, रूस या चीन या कोई भी मुल्क? कि बहुत ही बेवकूफ़ी होगी जब सबको ये पता चल चुका है कि यहाँ पे कोई भी गैर मुल्की क़ुव्वत कामयाब नहीं हुई है, तो फिर वो क्यों इस किस्म का रवश इख्तियार करेंगे कि वही तासुर पैदा हो कि कोई बैरूनी क़ुव्वत दोबारा आके कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन अगर चाइना का BRI, CPEC और इसको एक स्टेबिलिटी ना होने की वजह से एक डायरेक्ट थ्रेट मिलता है, तो वो नहीं, लेकिन कोशिश करने की कोशिश करेंगे। चीनी कभी भी फ़ौज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी भी ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने इक़्तिसादी मकासद के हसूल के लिए। देखिए 9/11 के बाद जो बहुत बड़ा फ़र्क था अमेरिका और चीन की स्ट्रेटजी में, अमेरिका ने दुनिया भर में एक तलाश शुरू कर दी, 9/11 वॉर्स इसको कहा जाता है, वो शुरू कर दी अमेरिका से बाहर निकल के दहशतगर्दों की तलाश और उनकी बेखनी के लिए। चीन ने जो काम शुरू किया 7-8 साल पहले, वो था इक़्तिसादी तरीके से माली इमदाद के ज़रिए दूसरे मुल्कों में अपना असर व नफूज़ पैदा करना, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसने एशिया और अफ्रीका के काफ़ी सारे ममालिक में किया है। सही। अच्छा, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं उसको ज़रा समेटने के लिए आखिरी एक सब्जेक्ट है जिस पर मैं बात करना चाहता था। अमेरिका 20 साल पहले आया यहाँ पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसको गिराया गया था, उसके कुछ जले हुए टुकड़े लाए गए, बगराम एयरबेस में लाकर उसका जो रनवे है उसके एक कोने में दबाए गए, जो जहाज़ उड़ता था उसको टच करके उड़ता था, बमबारी करता था, वापस आ जाता था। अमेरिका अपना सबसे बड़ा मोर्चा खाली करके बगराम एयरबेस को रातों रात जिस तरीके से छोड़कर चला गया। अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट वो कहती हैं कि जो अफ़गानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा मुल्क कोई सफ़र करेगा इस मामले में वो पाकिस्तान होगा। पहले आप मुझे सिर्फ येस और नो में आप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान होगा जो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा? जी बिल्कुल। आफ्टर अफगानिस्तान। जी जी। अच्छा, ये जो एग्जॉडस की बात है कि बड़ा एक स्पिल ओवर इम्पैक्ट और इफेक्ट आएगा, पाकिस्तान के बॉर्डर पे प्रेशर आएगा और ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 लाख महाजरीन आएंगे। डू यू थिंक कि पाकिस्तान इज़ प्रिपेयर्ड? इस वक्त तैयारी पाकिस्तान की है इस सारे क्राइसिस को? पाकिस्तान ने तो 30 साल से तो संभाला हुआ था। अभी भी बहुत सारे वो लोग जो कि अफ़गान थे, गैर मुहाजिर थे, कोई 35-40 लाख के करीब तो कराची से लेके पेशावर तक वो भी मौजूद हैं। सिर्फ मुहाजिरीन नहीं हैं जो रजिस्टर्ड है, वो तो अब शायद कम रह गए हैं, 10 लाख से भी कम रह गए हैं। लेकिन असल जो मसला था अफ़गानों का, वो अभी कराची में FIA के अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नादरा ने 3 से 4 मिलियन यानी तकरीबन 40 लाख तक शनाख्ती कार्ड इशू किए हुए हैं और उसमें ज़्यादातर गैर मुल्की शामिल है। तो मेरा ख़्याल है इसमें वही अफ़गान शामिल है। तो पाकिस्तान पे तो असर हर हाल में होता है। वहाँ की सूरत हाल अच्छी हो, मुस्बत असर होगा, वहाँ सूरत हाल मनफी हो, मनफी असर होगा, इसलिए कि यहाँ पे फिर लोग आएंगे, कारोबार रुक जाएगा, बेरोज़गारी वहाँ पे बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ती है तो जुराइम बढ़ते हैं। तो इसमें एक रिपल इफ़ेक्ट होता है दोनों सूरतों में। तो इनको रोक देना चाहिए, एक ख़ास मखसूस एरिया में कॉर्डन ऑफ करके इनको रखना चाहिए अगर आते हैं यहाँ पर, या वो अगर पाकिस्तान की वो अगर कैपेसिटी हो तो आपको पता है यहाँ पे कितनी करप्शन है। हमारे लोग रिस छिन के आ रहे होते हैं बॉर्डर में से भी। रात को माजी में तो होता था, पता नहीं कितना है कि ख़ुद हमारे अपने जितना भी सिक्योरिटी अपरेटस है उसके कुछ लोग, सब नहीं तो कुछ लोग जो जहाँ अहम जगहों पे हैं, वो रात के अंधेरे में फिर बहुत कुछ होता है। जैसे स्मगलिंग होती है, स्मगलिंग बेशुमार होती है अभी भी, और जितना हमें FBR के कस्टम के किताबों में मिलता है, इससे तो मेरा ख़्याल है इतनी ही या इससे ज़्यादा सामान जो है वो तो गैर कानूनी तरीके से सरहद के आर पार आता जाता है। सही। फाइनल क्वेश्चन मेरा, क्योंकि बहुत सारे मामला हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ उन पर बात हो सकती है, लेकिन जाहिर है कि अब बड़ा तवील हो चुका है गुफ्तगू का सिलसिला। फाइनली मुझे ये बता दीजिए, अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मोहिब, अमरुल्लाह साले, मुर्तज़वीज़ जैसे जितने भी लोग हैं अफ़गानिस्तान में पावर स्ट्रक्चर में, उनके अशरफ गनी के राइट लेफ़्ट बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं। लेकिन हमदुल्ला मोहिब जो मुसलसल अजीत दोवल के साथ भी राब्ते में होते हैं, भारत की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में होते हैं, वो रायसीना डायलॉग में ऑनवर्ड्स जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की नेशनलिस्टिक फोर्सेस हैं वो बहुत गुस्से में हैं और पाकिस्तान को एक डिस्ट्रक्टिव ब्लो बैक मिलेगा।
जो महाजरीन यहाँ पर मौजूद हैं वो पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाएंगे? डू यू थिंक कि बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी डिज़ास्टर, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त मौजूद है? देखिए, उसका उनके रहनुमा जो मर्ज़ी कहते फिरें, एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने अपनी कोताअंदेशी की वजह से बहुत सारे मसाइल अपने लिए पैदा किए। जो मैनेजमेंट थी अफ़गान महाजरीन की, उसको एक बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज़ में हम वो मैनेज नहीं कर सके। यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं अफ़गान महाजरीन के, वो आज भी महाजरी हैं, यानी जो 30-30 साल के हो चुके हैं। तो पाकिस्तान को तो ये चाहिए था, अब उम्मीद है कि आइंदा ये गलती नहीं होगी, कि जो बच्चे यहाँ पैदा हुए उनको आप शहरियत दे दें ताकि वो आपके रेडार से निकल जाएं। मतलब आप कब तक उन लोगों को मुहाजिर ट्रीट करेंगे? अपने तो हुकाम के बच्चे जब बाहर जाते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि 2 साल के बाद ही उनको वहाँ की शहरियत मिल जाए, अमेरिका की, कनाडा की। लेकिन यहाँ पे आप उनसे बातें सुने तो कहते हैं कि चूँकि हमने रेफ्यूजी कन्वेंशन हमने साइन नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी हम पे आयद होती हैं। भाई, जो आपने रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन ना करके तो कितने लोगों को रोक लिया, कितने आपने प्रिवेंशन कर ली टेररिस्ट की। वो तो क्या जुराइम यहाँ पे जो होते हैं या दहशतगर्दी होती है उसमें सारे क्या अफ़गान होते हैं? ज़्यादातर तो वो पाकिस्तानी होते हैं। लिहाजा हमें काफ़ी सोच विचार करनी होगी, ठंडे दिल से इस मसले पे नज़र डालनी होगी। बाकी हर एक को खुल्लम खुल्ला इजाज़त नहीं देनी चाहिए जिस तरह पहले दे दी थी। पता नहीं जनरल ज़िया-उल-हक के साथ अल्लाह ने क्या किया, क्या हशर किया। उसका एक किया कराया हुआ डाला हुआ गन था जो कि पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो मौजूदा सियासी फ़ौजी की आदत है वो कोताअंदेशी की बजाय थोड़ी दूरअंदेशी का मुज़ाहरा करेगी और इसको इस अंदाज़ में मैनेज करेगी कि बाहर से आप पे एतराज़ात भी ना हो, और अगर एतराज़ात होते भी हैं तो हों, इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम की सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, कन्वेंशनल सिक्योरिटी, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ वो तो पाकिस्तान की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। कोई और मुल्क तो आके एक फ़रीज़ा नहीं अंजाम देगा। लिहाजा पाकिस्तान को तवील सोच विचार करने के बाद अपने ये फैसले करने होंगे। टू कंक्लूड द डिस्कशन, ये तो तीसरी एक बात तय है, नहीं क्योंकि मैंने 2 से 3 पोर्शंस में इस इंटरव्यू को, क्योंकि खासी तवील हो चुकी है गुफ्तगू, और सोशल मीडिया के ऊपर जो अटेंशन स्पैन है वो बड़ा कम होता है व्यूवर्स का। वो चाहते हैं कि शॉर्ट वीडियोस, स्पेसिफिक सेगमेंट्स जो हैं और एक कॉम्पैक्ट किस्म की डिस्कशन वो मिले। तो मैं इसको 2 से 3 सेगमेंट्स में, हिस्सों में जो है वो इसको पोस्ट करूंगा। इसलिए मैं इसको अभी इस वाले पोर्शन को कंक्लूड कर रहा हूं कि पाकिस्तान माजी की गलती नहीं दोहरा सकता, इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि पहले जिस तरीके से महाजरीन आए वो आकर हमारे सेटल्ड एरियाज़ में उसी तरीके से मौजूद हैं। जराइम जो हैं वो कभी उनके खाते में डाल दिए जाते हैं, कभी वो सचमुच इन्वॉल्व होते हैं, कभी ये कंकॉक्टेड स्टोरी होती है। लेकिन ये वो सारे एरियाज़ हैं जिनको बड़ा इफ़ेक्टिवली एड्रेस करने की ज़रूरत है। कहा यह जा रहा है कि 90% बॉर्डर जो है वो हमारा फेंस हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर 5 से 6 लाख रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स होता है पाकिस्तान में, एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, एक मसला जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कुछ सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स सी पैक के रूट और उसके लेफ़्ट राइट दासू डैम, अगरचे वो सी पैक का हिस्सा नहीं था लेकिन चाइनीज़ इंजीनियर वहाँ पर मौजूद थे, उधर हमला हो जाता है। सरीना होटल की पार्किंग में जिस वक्त चीनी सफ़ीर नोंगरोंग उन्होंने आना था वहाँ पर, वो कोयटा में मौजूद थे, उस वक्त ये हमला हो जाता है। तो ये सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि आपके लिए वार्निंग साइन जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं कि आपको इस वक्त अपनी आंखें और कान खुली रखकर इस सारे मामले को देखने की ज़रूरत है। इम्तियाज़ गुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले ज़ाहिर है कि तकरीबन काफ़ी अरसे तक ये मामला इसी तरीके से चलता रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद भी कुछ अहम मामलात हैं जिनमें अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए मैं दोबारा इम्तियाज़ गुल साहब को ज़हमत दूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे और इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।